हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि आपका क्लास 10 हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का पहला चैप्टर है। तो उसी का हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पहला वीडियो बना चुके हैं। जो भी उनको नहीं देखे आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पार्ट 1 को आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अगर पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा कहानी को आपको समझाएंगे, पूरा थ्योरी को आपको पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में आखिर क्या क्या पढ़ा था, फिर हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति जो भी आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। हिस्टोरिया का मतलब मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर हिस्ट्री कहते किसे हैं। तो हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो कि है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ। यानी कि अगर हमको आपका हिस्ट्री पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपके बारे में पूछताछ करना पड़ेगा, आपके माँ बाप से, आपके दोस्त से, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, अगल बगल वाले हैं, उससे हमको पता करना पड़ेगा, तभी आपका इतिहास के बारे में पता चलेगा। इसीलिए हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, और हिस्टोरिया जो है क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, इतिहास का पिता का नाम क्या है, तो हेरोडोटस। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का जो पिता है, फादर ऑफ जो हिस्ट्री है, वो कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए, अब राष्ट्रवाद का मतलब मैंने अभी आपको बताया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्यार। अब देखिए, चैप्टर की शुरुआत जो है आपको यहां से होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की भूमिका, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद को जो फैला रहा था, तो उसमें नेपोलियन की क्या क्या भूमिका थी। चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था, नेपोलियन जो है वो अच्छा शासक था। नेपोलियन बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, लेकिन उसको जो मृत्यु है वो कब हो गई, 1815 ईस्वी को जो है नेपोलियन की मृत्यु हो गई। और क्योंकि नेपोलियन बहुत ही अच्छा शासक था, तो उसी के खिलाफ में जो मेटरनिक है वो बहुत ही खराब शासक था। उसके बाद जब 1815 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई, उसके बाद आया मेटरनिक, और मेटरनिक आया इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटरनिक युग। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो शासक था वो नेपोलियन था। नेपोलियन बहुत ही अच्छा शासक था, वो बहुत ही अच्छा काम किया, सबको बराबर का हक दिलाया, पूरा बहुत सारा चीज को खत्म किया, सभी जाति वगैरह को खत्म करके कहा कि नहीं, सब बराबर है, सभी इसके सामने में सब बराबर है। ठीक है, नेपोलियन कुछ ऐसा काम किया। लेकिन मेटरनिक आकर के क्या किया, जो भी नेपोलियन के द्वारा किया गया काम था, अच्छा कानून लागू किया गया था, उन सबको खत्म कर दिया और फिर से वही पुरातन व्यवस्था को शुरू कर दिया। और ये क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम रखा गया वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन मतलब वियना क्या है, एक जगह का नाम है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, अगर आपको पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की जो है राजधानी का नाम है वियना। और वियना में क्योंकि सम्मेलन बुलाया गया था वियना जगह में, इसलिए इसको रखा गया वियना सम्मेलन। जैसे अगर आज दिल्ली में कोई सम्मेलन बुलाया जाएगा तो क्या बोला जाएगा, दिल्ली सम्मेलन। तो वैसे ही वियना में जो है 1815 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया, जिसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ये तीनों और एक ऑस्ट्रिया, ये चारों ने मिलकर के जो है मतलब ये चारों भाग लिया इस सम्मेलन में। और ये चारों मिलकर के बहुत गलत फैसला लिया, जिसमें से सबसे पहला फैसला था कि जो भी नेपोलियन के द्वारा जो भी कानून लागू किया, जो भी कुछ लागू किया गया, उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और फिर से पुरातन व्यवस्था यानी कि प्रजातंत्र वाला, जो मनमानी वाला जो शासन था, उसको फिर से शुरू किया जाए। ये कौन कर रहा था, ये मेटरनिक युग के समय यानी कि मेटरनिक आके कर रहा था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट आपका था कि मेटरनिक जो है इटली पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए, यानी कि इटली पर प्रभाव ऐसे ही चलता रहे, ये करने के लिए क्या किया, इटली को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। जैसे आज क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाता है, या फिर कोई दूसरा जाति में दंगा हो जाता है, तो अगर हिंदू मुस्लिम में दंगा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं, और जो शासन कर रहा है वो हम लोगों को और राज करेगा। ठीक है, तो वैसे ही मेटरनिक भी यही काम किया। वो क्या किया, इटली पर जो है अपना प्रभाव कायम करने के लिए इटली को जो है कई भागों में बांट दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सिसिली और नेपल्स का जो जगह है वो बुर्बो वंश का सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास का जो जगह है वो पोप को दे दिया। तो हमने जो है ये सभी चीज आपको पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आपका आया था वो था कि मेटरनिक ने जो है फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। और क्योंकि आप सबको पता है 1789 की जो क्रांति थी, सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की जो क्रांति है वो कहां पर हुआ था, फ्रांस पर हुआ था। लेकिन मेटरनिक को चैन नहीं मिला, वो क्या किया, फ्रांस में भी चला गया, और वहां भी जाकर के जो है उन्होंने पुरातन व्यवस्था की स्थापना किया, यानी कि फिर से वही राजतंत्र की स्थापना की। और क्योंकि उन्होंने जो है राजतंत्र की स्थापना की, कुछ गलत फैसले लिए, इसलिए जो है कुछ क्रांति हुई, जिसको हम लोग 1830 की क्रांति बोलते हैं, जिसको हम लोग 1830 की क्रांति के बाद 1848 की क्रांति बोलते हैं। तो 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, बहुत ही मजे के साथ। चार्ल्स 10 के बारे में हम लोग बहुत ही मजे के साथ पढ़ चुके थे। तो जो भी नहीं देखे पार्ट 1 को एक बार देख लीजिएगा,
ठीक है। क्या क्या पढ़ा था 1830 की क्रांति का, वो भी हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आज की इस वीडियो में जो है 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको पूरा चीज समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सन 1848 ईस्वी की क्रांति में जो सबसे पहला लाइन है आपका लुई फिलिप। लुई फिलिप जो है वो क्या था, एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का उल्लंघन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जैसे अगर होता ना, कोई आदमी अगर अच्छा हो, चाहे वो आदमी कितना भी गलत हो, लेकिन अगर वो अच्छा बना हुआ है तो क्या करेगा, लोगों को खुश करने के लिए उसी को बना देगा, ठीक है। तो वही काम किया था लुई फिलिप। लुई फिलिप क्या था, एक उदारवादी शासक था। अगर आपको पूछा जाए कि उदारवादी शासक निम्न में से कौन है, अगर ऑप्शन में लुई फिलिप रहेगा तो आपको लुई फिलिप लगाना है। तो लुई फिलिप जो है क्या था, एक उदारवादी शासक था। वो क्या किया, जो भी उसका विरोधी था उसको खुश रखने के लिए जो है वो क्या कर दिया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया। कौन सी नीति का, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का जो है अवलंबन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी नीति को अवलंबन करते हुए 1840 में, कब 1840 में उन्होंने जो है गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब देखिए, गीजो क्या था, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, बहुत ही खराब आदमी था, बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह के वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी कि कोई भी अगर वैज्ञानिक सुधार हो, वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक का सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, बिल्कुल इनके विरुद्ध था, वो बिल्कुल इनका खिलाफ था, ठीक है। इसलिए इसको प्रतिक्रियावादी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए प्रतिक्रियावादी कौन था तो गीजो का अगर ऑप्शन है तो आपको ध्यान रखना है, गीजो जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कौन किया, लुई फिलिप। लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कब बनाया, 1840 में। और ये जो लुई फिलिप है वो क्या था, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो कोई भी वैज्ञानिक को, कोई भी सामाजिक, कोई भी आर्थिक, किसी चीज, सभी चीज का जो है वो खिलाफ था। लुई फिलिप ने जो है पूंजीपति वर्ग को साथ में रखा, यानी कि जो भी पूंजीपति, जैसे कि आज के जमाने में देखते हैं अंबानी, अडानी, ये लोग को क्या कर रहा है, साथ में। मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए करंट सिचुएशन को बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उस समय क्या हुआ, लुई फिलिप जो है वो क्या किया, पूंजीपति वर्ग के जितने भी लोग थे उनको क्या किया, साथ में रखा, ठीक है। उसे किसी भी तरह का विदेश नीति नहीं आती थी और उन्हें जो है किसी भी तरह का विदेश नहीं आती थी। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, जिसके कारण भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि लुई फिलिप क्या किया। सबसे पहले लुई फिलिप का जो साथ है वो कौन दे रहा था, जो भी पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो भी अमीर लोग थे, वो लुई फिलिप का साथ दे रहा था। और जो गीजो था उसको किसी भी तरह का विदेश नीति नहीं आता था। गीजो जो था उसको क्या आता था, कोई भी विदेश नीति नहीं आता था। उसके पास कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था जो कि समाज को जिससे सुधारा जाए, ठीक है। और इसके कारण क्या हो गया, क्योंकि उसके पास कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं था, तो भूखमरी जैसी स्थिति, बेरोजगारी जैसी स्थिति, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। और किसकी आलोचना होने लगी, गीजो की आलोचना होने लगी, यानी कि डिस्कशन होने लगी, यानी कि गीजो के बारे में अलग अलग बातें बनने लगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सुधारवादी थे वो कब, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में जो है थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में जो है एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और फिर 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए लुई फिलिप कब गद्दी छोड़ा था, 24 फरवरी को, और कहां पर चला गया वो इंग्लैंड भाग गया। और सुधारवादी जो है वो कब, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में जो है थियर्स का नेतृत्व में जो है एक विशाल भोज का आयोजन किया था, बोल सकते हैं मीटिंग का आयोजन किया था, सभा का आयोजन किया था। और उन्होंने जो है उसी की वजह से जो है क्या हुआ, 24 फरवरी को लुई फिलिप जो है वो गद्दी छोड़ करके भाग गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका, इसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर की वयस्क को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसको, जिसका भी एज 21 वर्ष से ज्यादा हो गया था वो वोट दे सकता है, मताधिकार का उसको अधिकार प्राप्त हुआ और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों के नेता लुई बला था। दोनों के बीच बहुत ही जल्द मतभेद शुरू हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और लुई और नेपोलियन जो है क्या बना, फ्रांस का सम्राट बना। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि 1848 की क्रांति शुरू कैसे हुआ। तो क्योंकि लुई फिलिप जो है वो गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था और गीजो जो है क्या था, प्रतिक्रियावादी था। वो कोई भी शासनकाल उसको नहीं आता था, सुधारात्मक नीति नहीं आता था, समाज की कैसे भलाई किया जाए उसको नहीं आता था, ठीक है। इसकी वजह से लोग जो है बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, सुधारवादी जो है बहुत ही नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया, 22 फरवरी 1848 को जो है पेरिस में जो है थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल मीटिंग का आयोजन कर दिया। और इसके बाद जो लुई फिलिप था वो अपना गद्दी को छोड़ करके भाग गया। कब भागा था, 24 फरवरी को, कहां पर, इंग्लैंड में भाग गया, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये भाग गया, जब गद्दी वगैरह छोड़ दिया तो फिर नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा किया। अगर पूछा जाए कि गणतंत्र की जो घोषणा वो किसने किया था, तो नेशनल असेंबली ने किया था। और 21 वर्ष के जो भी ऊपर थे उसको मताधिकार का
मतलब कि अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों के बीच बहुत ही जल्द मतभेद शुरू हो गया था। फिर इन दोनों के बीच भी जो है कहीं ना कहीं मतभेद शुरू हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का जो है क्या बना, सम्राट बना। अब 1848 की जो क्रांति है इसके क्या क्या प्रभाव पड़े इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका देखिए, इस क्रांति से फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था है उसका अंत हुआ, यानी कि फ्रांस में जो फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया गया था उसका जो है अंत हुआ। ठीक है, ये पहला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव क्या है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड इस क्रांति से प्रभावित हुए। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा भी जाता है कि 1848 की क्रांति क्या है, 1848 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था। तो जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा था वो ये था कि फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था है वो अंत हो गया। उसके बाद जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है उससे कई देश प्रभावित हुए, जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन वगैरह सब जो है इससे प्रभावित हुए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्र एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। और इटली तथा जर्मनी के जो भी उदारवादी थे उन्हें क्या किया, जो भी जन असंतोष बढ़ता जा रहा था इसका फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को, जो भी मांग कर रहे थे लोग, उसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। ये था आपका 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। चलिए अब हम लोग यहाँ क्योंकि आ गया इटली और जर्मनी का एकीकरण, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण में किसकी किसी भूमिका कैसी कैसी रही, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस मेरी बातों को आप सुनिए। ठीक है, चलिए तो इटली का एकीकरण में जो सबसे पहला लाइन है आपका वो ये है कि इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। इटली की राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में ही थे और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण शासक के नेतृत्व में ना होकर धार्मिक दृष्टिकोण से हो। तो चीजें आपको समझने की जरूरत है, समझेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं, इटली का एकीकरण मतलब क्या हो गया कि इटली जो है बहुत ही अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इटली प्रभाव जमाने के लिए क्या किया, जगह को अलग अलग बांट दिया, इसका जगह को दूसरे को दे दिया। मेटरनिक ने किया था ना, अभी मैंने आपको बताया, जो भी पार्ट 1 को देखे उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटरनिक जो है इटली पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए क्या किया, इटली को कई भागों में बांट दिया। सिसिली और नेपल्स का जगह किसी और को दे दिया, रोम को किसी और को दे दिया, लोम्बार्डी को किसी और को दे दिया। रोम जो कि राजधानी था वो किसको दे दिया था, पोप को दे दिया था। किसको दे दिया था, पोप को दे दिया था। ये काम कौन किया था, मेटरनिक। ठीक है, क्योंकि उसका प्रभाव बना रहे इसलिए उन्होंने जो है इटली को कई भागों में बांट दिया, जिसमें से जो रोम जो राजधानी था उसको पोप को दे दिया। तो वही चीज है कि जब इटली का एकीकरण यानी कि इटली को जब मिलाने की बात आई तो कई तरह की समस्या आई, तो उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इटली जो है एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक तो समस्या था ही, यानी कि जो भौगोलिक समस्या का मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग जगह दूसरे को दे दिया था, तो ये तो समस्या था ही एक करने का। लेकिन इटली की राजधानी जो रोम था वो किसको दे दिया गया था, पोप को दे दिया गया था। और पोप का इच्छा क्या था कि जो इटली का एकीकरण हो किसके नेतृत्व में हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, यानी कि धार्मिक आधार पर। अब धार्मिक आधार पर मतलब समझ सकते हैं कि मान लेते हैं अगर वहां पर आबादी क्रिश्चियन की ज्यादा है तो क्रिश्चियन का लागू कायम किया जाए, क्रिश्चियन का जो लॉ है, जो कानून है उसको लागू किया जाए। अगर वहां पर कोई और दूसरी जाति बौद्ध धर्म है तो बौद्ध का जो भी उस समय जो धर्म था उसी के आधार पर यहाँ पर जो है पोप का कहना है कि उसी आधार पर इटली का एकीकरण होना चाहिए। और क्योंकि पोप जो है वो किसके कंट्रोल में था, पोप जो है जो इटली की जो राजधानी रोम है वो पोप के कंट्रोल में था, इसलिए पोप का कहना क्या था कि जो इटली का राजधानी है इटली का जो एकीकरण है वो किसके दृष्टिकोण से हो, धार्मिक दृष्टिकोण से, यानी कि धार्मिक के अनुसार हो। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद 19वीं सदी के शुरुआत से राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था और फ्रांसीसी क्रांति का असर जो है अभी भी पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, यानी कि इनडायरेक्टली जो है नेपोलियन के द्वारा जो भी सैन्य अभियान किया गया था वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है बहुत ही बड़ा योगदान दिया। किसमें, इटली का एकीकरण में। चीजें आपको समझ में आ रही है बहुत ही मजे के साथ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में, जब इटली का विजय हुआ था तो नेपोलियन जो है इसे 3 गणराज्य में, एक था सिस्पाइन गणराज्य, एक था लिगुलियन और एक था ट्रांसपेडेन, इसमें गठित कर दिया। हम लोग जो है ना इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एक एक लाइन पढ़ाएंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि इतिहास जो है ना एक कहानी है। अब मान लीजिए किसी आपके हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहेंगे और आपको अगर सुनाने में मजा नहीं आया तो आपको क्या आएगा, अगर आप जैसे कुछ कर गए, आप IAS ऑफिसर बन गए, तो आपका जो जीवनी है उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें मजा आना चाहिए। ठीक है, तो मजा कैसे आएगा, उसको सुनाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं सुना पाइएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को जो पढ़ेंगे तो बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने दूसरा विजय में क्या देखिए, जब भी इटली का जो विजय किया नेपोलियन, उसके बाद जो है वो इसे 3 गणराज्य में बांट दिया। एक था सिस्पाइन गणराज्य, एक था लिगुलियन, एक था ट्रांसपेडेन। 3 गणराज्य, एक सिस्पाइन, एक लिगुलियन और एक ट्रांसपेडेन, इनमें जो है उन्होंने
बांट दिया। ठीक है, अब आगे क्या है कि उसने यातायात व्यवस्था को ठीक करके संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया, यानी कि जो यातायात जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा थी व्यवस्था थी उसको ठीक किया और संपूर्ण क्षेत्र को जो है एक शासन के अधीन लाया। नेपोलियन के पतन कब हुआ था? 1814 में हुआ था। उसके बाद जो है वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों को पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। अब एकीकरण का रास्ता खुलने लगे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है कि जब नेपोलियन का पतन हो गया था, कब हुआ था मृत्यु? 1814 के बाद। उसके बाद जो है वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों को पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। किसको? एक पिडमाउंट, एक सार्डिनिया, इनका जो है एकीकरण कर दिया गया। कौन से उद्देश्य से? इटली को फिर से पुराने रूप में लाने के लिए। और अब एकीकरण का जो रास्ता है इससे खुले लग गया, क्योंकि पिडमाउंट और सार्डिनिया जो जगह था इसका एकीकरण हो चुका था। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि राष्ट्रवादियों द्वारा एक गुप्त दल जिसका नाम था कार्बोनरी, ध्यान रखिएगा, कार्बोनरी दल का जो गठन है वो किसके मतलब कि किसके द्वारा हुआ था? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा हुआ था। तो राष्ट्रवादियों के द्वारा एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना करना था। मेजनी का संबंध भी इस दल से था। ध्यान रखिएगा, किसका संबंध? मेजनी का संबंध। तो अगर आपको पूछा जाए कि कार्बोनरी दल से मेजनी का संबंध था तो बिल्कुल था। और ये जो कार्बोनरी का गठन हुआ था वो किसने किया था? तो राष्ट्रवादियों ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो भी छापामार युद्ध था उसी के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना करना था। चीजें आपको समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे से मजे के साथ। कार्बोनरी का उद्देश्य बेसिकली क्या था कि छापामार युद्ध था, और इन्हीं छापामार युद्ध के द्वारा जो है जो गणराज्य की जो स्थापना करना था इसका उद्देश्य था, और राजतंत्र जो था उसको समाप्त करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। चीजें आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या क्या भूमिका है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, चलिए मेजनी के बारे में पढ़ेंगे और मेजनी का इटली के एकीकरण करने में क्या क्या भूमिका रहा है उसको देखेंगे। देखिए, मेजनी जो है वो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। तो अगर आपको पूछा जाए मेजनी क्या था, तो वो एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक लायक सेनापति था। उसमें आदर्शवादी जो गुण है वो ज़्यादा थे और व्यवहारिक गुण जो है वो कम थे। अगर आपको मेजनी के बारे में पूछा जाए तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो वो क्या थे? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। उसके बाद सन 1831 में उसने जो है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या क्या बनाया? अगर पूछा जाए तो यंग इटली नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। कब किया था? 1831 में। तो उन्होंने जो है 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? इटली के प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना, ये उसका मेन उद्देश्य था। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, जिसे दूसरे देश में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो ध्यान रखिएगा, 1831 में उन्होंने जो है यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। उसके बाद 1834 में उन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। और यंग यूरोप नामक संस्था से उन्होंने क्या किया कि जो भी दूसरे देश में जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसको प्रोत्साहित किया। चीजें आपको समझ में आ रही है? और जो यंग इटली था उसका उद्देश्य क्या था कि पराया से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना था, यानी कि जो भी विदेशियों के द्वारा जो भी आक्रमण होता था, विदेश जो भी यहाँ पर दखल अंदाजी करते थे, हस्तक्षेप करते थे अपने देश में आकर के, तो उसको समाप्त करना था। ये किसका सिद्धांत था, किसका उद्देश्य था? यंग इटली नामक जो संस्था बनाया था मेजनी, उसी का उद्देश्य था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका है कि सन 1848 में फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया। 1848 में जब फ्रांस में जो क्रांति आया था, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1848 का जब क्रांति हुआ तो ये 1848 का क्रांति जो है बहुत सारे देश प्रभावित हुए। जैसे मैंने आपको नाम भी बताया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, यानी कि लगभग पूरी दुनिया जो है 1848 की क्रांति से प्रभावित हुई। ठीक है, तो फ्रांस तो हुआ ही, तो 1848 में फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया। तो मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया से भाग गया। और मेटरनिक जो था, क्योंकि आप सबको पता है मेटरनिक क्या था, बहुत ही खराब शासक था, और उन्होंने जो है नेपोलियन के द्वारा जो भी चीज लागू किया गया था उसको समाप्त करने का काम किया। कौन? मेटरनिक। और फिर से उन्होंने जो है राजतंत्र की स्थापना किया और पुरातन व्यवस्था का फिर से स्थापना किया। नाम सब आपको याद रखना है, नाम याद रहेगा तो आपको मजा आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले नेपोलियन आया था, फिर नेपोलियन की मृत्यु 1814 में हो गई। उसके बाद जो मेटरनिक था वो आया, और मेटरनिक जो है एक बहुत ही खराब शासक था। मैंने आपको पार्ट 1 में कल बताया था। ठीक है, तो चीजें यहाँ पर वही आपको बताई जा रही है कि देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कि सन 1848 में जब फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया से भाग गया। और इसके बाद इटली की राजनीति में मेजनी का आगमन हुआ। मेटरनिक के बाद किसका आगमन हुआ?
इटली मेटरनिक के बाद किसका आगमन हुआ? मेजिनी का। तो सबसे पहले आया था नेपोलियन, नेपोलियन के बाद आया मेटरनिक, मेटरनिक था खड़ा शासक, फिर मेटरनिक भाग गया क्योंकि 1848 की क्रांति हुआ, फिर इसके बाद आया मेजिनी। और मेजिनी जो है क्या था? बहुत ही अच्छा शासक था, ठीक है। मेजिनी जो है पूरे इटली का एकीकरण करना चाहता था और गणराज्य बनाना चाहता था। मेजिनी क्या चाहता था? पूरे इटली का एकीकरण करना चाहता था और गणराज्य बनाना चाहता था। जबकि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो शासक है चार्ल्स एल्बर्ट, वो अपने नेतृत्व में विलय चाहता था। और जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो शासक था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, वो क्या चाहता था कि इटली का जो नेतृत्व है वो किसके नेतृत्व में हो? उसी के नेतृत्व में, ठीक है। तो मेजिनी क्या चाहता था? मेजिनी जो है इटली का एकीकरण अपने नेतृत्व में चाहता था कि मेरे नेतृत्व में जो है, मेरे अंडर में इसका यानी कि इटली का एकीकरण हो और गणराज्य बनाना वो चाहता था। किसको? इटली को। लेकिन सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो शासक था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाहता था कि नहीं, इसका जो विलय है, इसका जो एकीकरण है वो मेरे अंडर में हो, मेरे नेतृत्व में हो। ये कौन चाहता था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक जिसका नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है। फिर जो है पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। और जो पोप था, क्योंकि आप सबको पता है रोम जो राजधानी इटली का, वो किसको दे दिया गया था? वो पोप को दे दिया गया था। और पोप भी यही चाहता था कि जो धर्म राज्य बनाने का जो पक्षधर है, वो पोप भी चाहता था कि जो इटली का एकीकरण वो किसके अनुसार हो? वो धर्म के आधार पर हो। मतलब कि जो जाति है उसी जाति के आधार पर उसी का कानून लागू, उसी का सब कुछ हो। जो छोटा जाति है उसको कुछ नहीं माना जाए। तो ऐसा कौन चाहता था? ऐसा पोप चाहता था। लेकिन मेजिनी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इस तरह सबका विचार नहीं मिल रहा था। फिर ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ भागों पर आक्रमण कर दिया। और फिर क्या किया? ऑस्ट्रिया जो है वो इटली के कुछ भागों पर आक्रमण कर दिया, जिससे सार्डिनिया के शासक की हार हो गई। और जो सार्डिनिया के शासक थे उसकी हार हो गई और ऑस्ट्रिया जनवादी आंदोलन को भी कुचल दिया गया। और ऑस्ट्रिया जो जनवादी आंदोलन था उसको भी कुचल दिया गया, जिससे मेजिनी की फिर से हार हुई और वो पलायन कर गया। और इस तरह फिर से एकीकरण नहीं हो पाया और फिर से मेजिनी भी जो है एकीकरण नहीं कर पाए। चीज़ें आपको समझ में आ रही है? मेजिनी की क्या क्या भूमिका था उसको देखा आप लोगों ने, और कैसे कैसे सभी का विचार नहीं मिलता था। चार्ल्स एल्बर्ट जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था वो कुछ और चाहता था। पोप जो कि इस रोम का जो राजधानी है, मतलब इटली का जो राजधानी है रोम, उसका शासक कौन था? पोप। तो वो कुछ और चाहता था, ठीक है। सबका विचार जो नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण युद्ध हुआ उन लोगों के बीच और फिर से जो है यहाँ पर मेजिनी हार गया और फिर से इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, ठीक है। अब इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या होता है कि इटली में धीरे धीरे आंदोलनों के कारण जो है जन जागरूकता बढ़ रही थी। यानी कि इटली में थोड़ा थोड़ा करके जो आंदोलन हो रहा था, जिससे लोग जो है जागरूक हो रहे थे और राष्ट्रीयता की जो भावना था वो बहुत तेज हो रही थी, ठीक है। इटली में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो नया शासक भी जो है राष्ट्रवादी विचारों का था। और पहले सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था। लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट क्या चाहता था? इसका जो राजधानी मतलब कि इटली का जो एकीकरण है वो मेरे अंडर में हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो शासक था उसकी हार हो गई, यहाँ पर जब लड़ाई हुआ था तीनों के बीच, तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक की जो है हार हो गई। तो नया जो शासक बना था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, वो क्या था? बहुत ही अच्छा विचारों का समर्थक था। यानी कि वो जो है राष्ट्रवाद की भावना से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। और उसका नाम क्या था? विक्टर इमैनुएल। जी हाँ, विक्टर इमैनुएल। तो ध्यान रखिएगा, इटली का एकीकरण हम लोग द्वितीय चरण पढ़ रहे हैं, यानी कि सेकेंड स्टेप। दूसरा चरण में क्या क्या हुआ? तो इटली में जो है धीरे धीरे जन आंदोलन बढ़ रहा था, जागरूकता बढ़ रही थी और लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत तेज हो रही थी। और इटली का सार्डिनिया का जो पुराना शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो हार गया था। उसके जगह नया शासक आया था जिसका नाम था विक्टर इमैनुएल। क्या नाम था? विक्टर इमैनुएल। और ये जो है बहुत ही अच्छा आदमी था, ये राष्ट्रवादी का समर्थक था। इसी की वजह से इटली के एकीकरण का जो कार्य है वो चलता रहा और फिर इन्होंने काउंट काउर को प्रधानमंत्री बनाया। और विक्टर इमैनुएल क्या किया? काउंट काउर को जो है प्रधानमंत्री बनाया। अब हम लोग आगे देखेंगे काउंट काउर, इटली के एकीकरण में काउंट काउर की भूमिका, क्योंकि आपको पता है विक्टर इमैनुएल जो है बहुत ही अच्छा शासक था। और विक्टर इमैनुएल जो है वो क्या किया? काउंट काउर को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अब आगे हम लोग इटली के एकीकरण में काउंट काउर की क्या क्या भूमिका है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको जो है हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका दूसरा वीडियो था। जो तीसरा वीडियो आपका आने वाला होगा उसमें हम लोग पार्ट 3 में काउंट काउर की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा फिर अगर हम लोग उसे पढ़ाने लगे तो, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पर काउंट काउर की भूमिका, एक सेकेंड। तो चलिए आज हम लोग जो है यहीं पे समाप्त कर देते हैं। पार्ट 3 में जो है हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण में काउंट काउर की क्या क्या भूमिका रहा, ठीक है। तो चैप्टर को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 3, पार्ट 4 हमको लगता है 4 पार्ट में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बढ़ेगा हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऐसे मेहनत कीजिए, बहुत ही मजेदार। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कुछ ही स्टूडेंट करते हैं, तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। उसको बताइए कि यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, फ़ोन करके, कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज में
कैसे भी उसको बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ही मजे के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे आप लोग मेहनत करते रहिए और 100% आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो सही समय पे सही टाइम पे खत्म होगी। आपके लिए इसको बिल्कुल निश्चित हो जाना, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।